चलो, तो शीशा में दोनों 1 मिलियन का हमारे पास एसेट दिया हुआ है, बट दोनों कंपनी के जो बाकी के जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, डिफरेंट है। पहले स्ट्रक्चर में क्या है जी, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, डेट टू एसेट कितना दिया हुआ जी 25%, दूसरे कंपनी का डेट टू एसेट कितना दिया हुआ जी 50%। इसका मतलब है डेट टू टोटल एसेट। तो इसको अगर हम इंग्लिश के हिसाब से समझे तो क्या समझेंगे बताएं? इंग्लिश के हिसाब 25% of asset is debt. हाँ, यानी इसका मतलब आई कैन से दैट कि डेप्थ जो होगा वो इट इज गोइंग टू बी द 25% और यहाँ पे कहूंगा इट इज गोइंग टू बी द 50%। यानी कि अगर हम इसके फॉर्म में अगर बात करेंगे एब्सोल्यूट नंबर के फॉर्म में, दिस इज गोइंग टू बी द डेट। इज इट ओके नाउ? अच्छा, इसमें भी हमसे बोला है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो बोल रहा है जो शॉर्ट टर्म है वो कितना है जी 20% है। तो आई कैन सिंपली से दैट इसका 20%, बाकी जो बचेगा जी। उसके बाद यहाँ नीचे पे दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म 20% शॉर्ट टर्म 80% लॉन्ग टर्म। सेम है, तुम यहाँ पे सेम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 50-50 आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था जी EBIT। EBIT जो दिया हुआ है वो कितना कितना दिया हुआ है, 200,000 200,000 200,000 200,000, ये हमारे पास EBIT दिया हुआ है। अब जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं जी, लॉन्ग टर्म पे, आइडियली इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना दे रहा है जी, 10% का दे रहा है। तो ये हो गया। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो बचता है वो क्या होता है जी, EBT बचता है, EBT बचता है, ठीक है जी। EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। क्वेश्चन का टैक्स का रेट कितना है जी, 30% है। तो हमारे पास जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, इसमें हमें अगर जो क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट थी उस पर हम पहले जाते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि पहले हमको डेट टू इक्विटी रेशियो बताना है, दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताना है। तो अगर डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हमने निकालना था तो हम कैसे निकालते, हमको चूंकि बैलेंस शीट हम बनाते हैं, एक बार हम आपके सामने एक सी का बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ सी। ये हो रहा है जी टोटल एसेट। तो लॉन्ग टर्म एसेट होगा और शॉर्ट टर्म एसेट होगा। लॉन्ग टर्म तो नहीं होता, क्या होता है, नॉन करेंट एसेट होता है। नॉन करेंट एसेट और करंट एसेट, ये सबको मिला के अमाउंट कितना था जी, ये सब का टोटल कितना था जी, 1 मिलियन। तो यहाँ पे मैं 1 मिलियन लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन ने हमको बोला था जी डेट में हमको बोला शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमने निकाल लिया डेट के हिसाब से। तो सी कंपनी ने यहाँ तक का ये जो दो चीजों का जो टोटल था वो ऐसे था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टोटल क्या था जी, इसका 25%, इसका 25%, ठीक है। यानी कि जो बाकी जो बचा वो किसका बचा जी, कॉमन शेयर्स का बचा। किसका बचा, कॉमन शेयर्स या इक्विटी, जो आपको दिल हो लिखने का लिख सकते हैं। तो बाकी जो इक्विटी का बचा वो कौन सा फिगर बचा होगा जी, वो बैलेंसिंग फिगर बचा होगा। ठीक है जी। इसका मतलब हमने एक कैसे निकालना है बैलेंसिंग फिगर, सबसे पहले इसको कॉपी करना है और यहाँ पे क्या लिखना है जी, बैलेंसिंग फिगर दिस माइनस दिस। अच्छा, ये इक्विटी जो हमने निकाला है, टेक्निकली आप लोग को कोई डाउट है इसमें तो बोलिए, क्योंकि आप जब सवाल करते रहेंगे ना तो आपको भी इसी तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा, कोई कोई नहीं रहेगा। तो आपको बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि बैलेंस शीट मैंने कैसे बनाई है और हाउ इट्स वर्क्स।
एक बार इस पे पहले आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार पूछ सकते हैं हमसे। सर ये एक बार शॉर्ट में एक बार वापस समझा दो। मैं आपको शॉर्ट में, एक मिनट, जस्ट आई हैव टू टेक अ कॉल, जस्ट 1 मिनट। बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर को मैं फिर से एक बार बताता हूँ। बैलेंस शीट में बनाना सिखा रहा हूँ आपको। देखिए, सी लिमिटेड का टोटल एसेट दिया हुआ, तो टोटल एसेट का मतलब क्या होता है जी, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट दोनों का सबमिशन मिलेगा तभी जाके ये टोटल एसेट होगा। अब नॉन करंट एसेट के अंदर में क्या क्या आता है, पीपीएनई आता है यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है, और साथ में क्या आता है जी, इन्वेस्टमेंट आता है। ये सारी चीजें नॉन करंट एसेट में क्वालिफाई हो जाती है। बाकी जो हमारा करंट एसेट में क्वालिफाई होता है वो एसेट जिसकी जो होती है पेमेंट टर्म जो होती है वो, जिसका यूटिलाइजेशन का जो टाइम होता है वो होता है लेस देन वन ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब 1 ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ विच एवर इज हायर, मतलब वो डेफिनेशन के हिसाब से। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा टोटल एसेट बन जाता है जो कि 1 मिलियन है। साथ में सामने से चल के बोल दिया कि द कंपनी इज होल्डिंग 25% ऑफ डेट टू दी टोटल एसेट। टू दी टोटल एसेट का मतलब टोटल एसेट डिनोमिनेटर है उसका वो 25% है, उसका वो 25% है। जिस पर किसने निकाला होगा ये फॉर्मूला, उसने ऐसे लिखा होगा जी, डेट ऐसे लिखा होगा उसने, डेट बाय टोटल एसेट्स, ये फॉर्मूला लिखा होगा। तो यानी कि उसका मतलब ये है कि उसने डेट टू एसेट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जो परसेंटेज में फॉर्म ये करेंगे तो ये जो डेट है वो 0.25% है किसका, टोटल एसेट का। धीरे 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 धीरे, हाँ, डेट टू एसेट का ये फॉर्मूला है, उसने ये यूज किया है। तो इसके हिसाब से वो डेट टू टोटल एसेट कर लिया होगा, तो उसका 0.25% आ रहा है। तो इस फार्मूला को हमने क्या किया कि इस फार्मूला के बेस पे हमने डेट का वैल्यू निकाल दिया। अब क्वेश्चन जो बोल रहा था, थोड़ा सा क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा अक्लमंद क्वेश्चन था, ट्रिकी था। वो बोल रहा था टोटल एसेट में 20% शॉर्ट टर्म का, बाकी 80% जो है किसका है, लॉन्ग टर्म का है। तो इसका मैंने बेसिकली क्या निकाला जी, 20% निकाला था, ये 50,000 आया था, बाकी हमने इसके माइनस कर लिया तो हमारा क्या हो गया जी, लॉन्ग टर्म हो गया। तो लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली चल के नहीं बोल रहा कि आपको शॉर्ट टर्म पे इंटरेस्ट लगेगा, तो आप जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज ऑन द शॉर्ट टर्म। फिर ये जो हमारा निकला, तो अगर 10 लाख, चूंकि एसेट एंड लायबिलिटी बराबर होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो हमने लायबिलिटी पता हो गया, तो ओनर्स इक्विटी यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको यूज करके। तो देखिए जी, बैलेंसिंग फिगर में हमने लायबिलिटी ले ली। अब हम यहाँ से, मेरा काम तो हो गया। अब हमको जो क्वेश्चन बोला था कि जी डेट एंड इक्विटी रेशियो निकालिए, तो हम डेट इक्विटी रेशियो हमसे क्वेश्चन मांग रहा है। तो डेट इक्विटी रेशियो, तो लैंग्वेज बहुत क्लियर है। तो हमने सिंपल क्या करना है जी, टोटल डेट बाय टोटल इक्विटी कर लेना है। तो इससे पता चल जाएगा जी डेट इक्विटी रेशियो क्या है, 0.3% है। 0.3 जो है यानी 33% है इन टर्म ऑफ परसेंटेज डेट टू इक्विटी, हो गया। तो ये हमारा एक रिक्वायरमेंट फुल हो गया। सेकंड उसने बोला था जी इंटरेस्ट का कवरेज रेशियो बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट जो होता है वो आपका कितना है, 20,000 है और 40,000 है। तो ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट का कवरेज रेशियो बताइए। एक्चुअल में हमसे ये पूछना चाहता है कि इंटरेस्ट के कितने टाइम्स आपकी अर्निंग होती है, कितना टाइम्स आपका अर्निंग है जो आपके इंटरेस्ट को कवर कर सके। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर एग्जाम में भी पूछ दिया तो ये सिंपल है, आपने क्या लिखना है, बोलना है EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें सिंपल है कि जो अर्निंग है वो हमारा इंटरेस्ट को कितना टाइम कवर करता है। तो आप इसको डिवाइड बाय दिस करके निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका इंटरेस्ट टू कवरिंग रेशियो जो है वो है हमारा 10 टाइम्स। अब फिर ये सी कंपनी का था।
अब हम चलेंगे जी स कंपनी के लिए। अब स कंपनी में अगर हम डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं तो टेक्निकली क्या है हमारा डेट इक्विटी रेशियो, यहाँ 50% जो है डेट है, 50% डेट है, यहाँ पे 25 था, तो अगर हमको 50% डेट चाहिए होगा तो अबर जो हमारा डेट निकलेगा, यानी हम सा का जब बैलेंस शीट बनाएंगे, सा का बैलेंस शीट बना के चेक करेंगे, बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इधर में हम टोटल एसेट को एज इट इज लिख लेंगे, बैलेंस शीट हम अब सा का बना रहे हैं, बैलेंस शीट एज इट इज लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक था, उन्होंने यहाँ बोला जी कि यहाँ पे उनका जो रेशियो है वो है एक्चुअल में 50%, तो हमने 50% कर लिया, तो मेरा बैलेंसिंग क्या आया जी, 5 लाख का आया इक्विटी, बैलेंसिंग फिगर इज कम्स एज अ 5 लाख। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब डेट इक्विटी रेशियो निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, 5/5, यानी आंसर बनेगा 1:1। ये 0.3 था तो परसेंटेज के फॉर्म में आप ले लिए थे, अदरवाइज आप इसको एब्सोल्यूट नंबर में ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे 0.3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1:1, यानी आप अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो जी 100% हो जाएगा, ये 33% हो जाएगा। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द 100, यानी 33% और इधर 100%। अब हमको अगर कवरेज रेशियो देखना है तो ये मैं देखता हूँ कि EBIT ये 2 लाख कमाता है, इसका इंटरेस्ट जो है वो कितना है जी, 5 है, यानी अगर इसकी इसकी अगर कवरेज रेशियो अगर हमें देखनी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बनेगी हमारी 5 बनेगी, इसकी 10 बनेगी, इसकी 5 बनेगी। तो ये रहा सी का, ये रहा सा का, दोनों का हिसाब। बैलेंस शीट मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आपके पास जब भी नंबर्स आएंगे आपको थोड़ा टाइम ले, 1-2 मिनट ले, लेकिन एक बार वर्किंग करके बनाए ताकि आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। मनोज भाई वो इंटरेस्ट कितना है 100 का, तो 25 20 डिवाइड बाय 200 राइट? जी जी जी, ठीक है जी। चलो, तो ये हमारा 33% भी आ गया, ये हमारा 100% भी आ गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 टाइम आ गया, इधर में 5 टाइम आ गया। दिस वाज द वेरी सिंपलेस्ट थिंग्स, बट अगर एग्जाम में नहीं आता तो हो सकता है ये आपसे गलत हो जाता। ठीक है जी, ये एक सवाल है जो एग्जाम पे ऐसे फॉर्मूला वाइज पूछते हैं, तो देख ले क्या लिखता है, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, जहां पे रेशियो लिख रहे हैं ना इसको हम बोल्ड बोल्ड कर दे रहा है ताकि फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो। अच्छा, सारे रेशियो याद नहीं रहते मुझे भी, तो आपको भी कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो थोड़े से कुछ जो रेशियो है, बेसिक रेशियो है, वो याद रहने चाहिए, बाकी जो है आप जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ जाएगी। एग्जाम के लिए जो है बेसिक रेशियो एकदम याद होना जरूरी है, लास्ट वाला में जो है क्या तुक्का काम चलेगा, मतलब कि आप मान लो कि लास्ट के 2-3 रेशियो जो है वो थोड़े नहीं समझ में आएंगे, तो वो आप कैसे भी करके उसको एग्जाम तक तो याद कर लीजिएगा, बाकी उसका जरूरत नहीं, आगे का जरूरत नहीं। तो इसका एसेट बाय इक्विटी है, तो अगर मैं एसेट बाय इक्विटी अगर लगा दूं, तो मैं अगर सी का निकालना चाहूंगा तो मेरी एसेट कितने की बनी थी जी, एसेट बनी थी इतने की, और इक्विटी क्या आया था जी हमारा, इक्विटी आया था जी 750 का, तो ये हमारा इसका निकल जाएगा। 100 का अगर निकालना हुआ तो हमने क्या निकाला था जी, एसेट, एसेट है हमारा कितने का, 5 का, और ये है इसका, तो यानी कि सॉरी जी, तो इस तरह से हम इसकी फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि मतलब फार्मूला हमें भी याद नहीं था, तो कोई ऐसा मुश्किल का बात नहीं है। तो ये आपके पास जब ये इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में रहते हैं तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन को ऐसे ड्राफ्ट कर लेना होता है, ऐसे आपको निकाल लेना पड़ता है ताकि आपके लिए रेशियो कैलकुलेशन थोड़ा हैंडी हो जाए, तो रेशियो कैलकुलेशन आपके लिए थोड़े हैंडी हो जाए। चलिए, ये सारी चीजें हो गई जी, डेट टू इक्विटी रेशियो तो आपने अभी कर लिया, हो गया बात खत्म। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, तो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म के डेट लेंगे, बाकी के डेट नहीं लेंगे, लॉन्ग टर्म के डेट लेंगे, बाकी के डेट नहीं लेंगे, यानी कि
डेट टू एसेट पीछे भी हमने देख लिया, तो उसमें कोई वो नहीं है। फिक्स्ड कवरेज चार्जेस, ये जो फिक्स चार्जेस हैं, ये जो हमारे इंटरेस्ट चार्जेस थे, ये ऑलमोस्ट उसी पे थे। चले, फिर आपने ये सारे, ये एक छोटे से इलस्ट्रेशन है। एसेट टर्नओवर हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, दुनिया के सारे टर्नओवर हो गए हमारे। डे आउटस्टैंडिंग भी हमने निकाल लिया जी, डे आउटस्टैंडिंग पेबल्स भी निकाल लिए, सारे हो गए हमने ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लिया, कैश साइकिल निकाल लिया, 2 साइकिल हमने पीछे कल वाले सवाल पे निकाल लिया। एसेट टर्नओवर भी निकाल लिया, फिक्स एसेट टर्नओवर भी, एसेट को फिक्स एसेट से आपको रिप्लेस कर देना है। एसेट टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर, ये सारे सेल्स के अगेंस्ट है। फिर हमने आपको प्रॉफिटेबिलिटी सिखा दिया था, ऑपरेटिंग मार्जिन, सारे के एक सवाल करवाए थे। उसके बाद जो है रिटर्न ऑन एसेट भी करवाया था, रिटर्न ऑन इक्विटी भी करवाया था, दोनों के एक सवाल हमने करवाए थे। आ जाइए जी, बुक वैल्यू। एग्जाम के लिए जो सबसे खतरनाक पार्ट है वो आप करने जा रहे हैं। एग्जाम में पी रेशियो, एमपी रेशियो, ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड पर शेयर, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो सबसे पहले इस पे जो निकालने की जो नॉलेज चाहिए वो मैं आपको पहले यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर कॉमन शेयर्स है, कॉमन शेयर्स है 1000 के, 10 रुपए वाले, यानी उसके पास इक्विटी की वैल्यू कितनी की होगी? इक्विटी की वैल्यू क्या होगी जी? ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास बाकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द ईबीआईटी। अब कंपनी की ईबीआईटी है जी 5 लाख की, और कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं कंपनी ने, वो है 14% लोन है, और वो है आपको से 800,000 का, 800,000 का है। अभी कोई मेरे को बताए कि इंटरेस्ट में कितना, और कंपनी का जो टैक्स रेट है जी, टैक्स रेट है से 40%। अब मेरे को हेल्प करें फटाफट बनाने में, इंटरेस्ट कितना आएगा जी, बोलिए। 102,000। इंटरेस्ट कितना आएगा? 112 हो रहा है भाई साहब। इसको हम क्या बोलते हैं? ईबीटी। ईबीटी। अब लेस टैक्स कितना जाएंगे? 40%, 155,200। ईबीटी का 40%। जी जी, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? राइट। हाँ जी। ईएटी। अगर इसमें मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा वो भी है, प्रेफरेंस डिविडेंड है 12% का,
अभी यहां से हमको देना पड़ेगा जी प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दूंगा जी? अच्छा, कोई आदमी मेरे को बता दे प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड में क्या फर्क है? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर? प्लीज डू द ऑनर। प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें पहले दिया जाता है, जो सबसे लास्ट में बचता है वो इक्विटी वालों के पास जाता है। इनका कंफर्म होता है कि अगर प्रॉफिट होगा, डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा, इन्हें देना ही देना है। जी, इन्हें देना ही देना है कि नहीं? प्रीफरेंस वालों को। प्रेफरेंस वाले को नहीं दूंगा अगर हम इक्विटी का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करूंगा तो। आपको पता है देयर इज अ टू टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन ड्यू तो हो जाएगा। नहीं, इवन तो ड्यू के बाद भी दूंगा कि नहीं दूंगा ये डिपेंड करती है कंपनी ने किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर दिए हैं। आइए, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जी। एक होता है क्यूम्युलेटिव, एक होती है जी नॉन क्यूमुलेटिव। नाम सुना होगा आपने, नॉन क्यूमुलेटिव। जो क्यूमुलेटिव है इसमें आपके चीजें ड्यू एंड पेड को फॉलो करती है। ठीक है, ड्यू एंड पेड फॉलो करती है। ड्यू कब होती है? व्हेन यू डिक्लेयर द इक्विटी डिविडेंड, व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग इक्विटी, ड्यू हो गया। Then means you have to pay. Whether if you are not paying, no problem, it become the liability. If you are giving the share to your equity, they will say that I won't accept. But non cumulative में क्या होता है? No due will happen. No due will happen until you declared इक्विटी। यानी नॉन क्यूमुलेटिव वाले क्या होते हैं कि अगर आपने इस साल इक्विटी वाले को दे रहे हैं, पहले तो देना चाहिए। अगर आपको नहीं देने का प्लान है तो आप इक्विटी को भी डिविडेंड मत डिक्लेयर कीजिए, इक्विटी को भी डिविडेंड मत डिक्लेयर कीजिए। देन इज द ओनली वे टू सेव योरसेल्फ। देखिए, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमु का स्पेलिंग क्या होता है जी? CUMU। COMU। See you, bye bye। मिल गया। MULATIVE। नॉन क्यूमुलेटिव 79। देखिए लॉजिक देखें, बोल रहा है कि एग्जाम्पल देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी ईदर preference share can be either cumulative or non-cumulative. If a dividend has not been paid out for a number of years, cumulative stock has the dividend in arrear or past due dividend, and it must be paid in addition to the current year. Non-cumulative does not accumulate in arrear and will only result in the payment of the current dividend. तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक लॉजिक काम होती है। नॉन क्यूमुलेटिव में आपके पुराने अगर नहीं मिले तो ये लैप्स हो जाता है, लेकिन वहां पे एक वर्ड होता है कि वो हमको क्यों नहीं मिले। अगला क्वेश्चन बोलेगा आई हैव टेकन द प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाई मेरे को क्यों नहीं मिले?
तो वहां पे बोलता है कि भाई मेरे पैसे ही नहीं हुए, देखिए मैं इक्विटी वाले को भी नहीं दे रहा हूं तो आपको कहां से दूंगा। तो दैट इज द रैशनल्स दे आर गिविंग। बट जो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में जो बिग डिफरेंस है वो ये है कि क्यूमुलेटिव में आपको जिस साल के पेमेंट नहीं मिलेंगे उस साल के भी आपको एरियर करके नेक्स्ट ईयर में मिल जाएंगे, और जो नॉन क्यूमुलेटिव है अगर करंट ईयर में मिले तो मिले, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में वो लैप्स हो जाता है, जो कोरोना में सबके लीव के साथ हुआ, लियो तो लियो नहीं तो लैप्स। ठीक है भाई। और उसके पीछे की एक लॉजिक वही होती है कि हमारा जो वो सामने वाला पूछेगा कि आपने इक्विटी को दिया है कि नहीं दिया है। अगर इक्विटी को दे दिया है तो फिर वो बोलेगा नहीं भाई आई वोंट एक्सेप्ट, आई वोंट इट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर आते हैं, और यहाँ पे जो है ड्यू पेमेंट बेसिस है तो यहाँ पे और एरियर प्लस करंट दोनों आते हैं, प्लस करंट दोनों आते हैं। और इसकी लॉजिक जो काम होती है ये होती है। तो इसमें ये दोनों मिल जाते हैं लेकिन इसमें सिर्फ करंट ईयर मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा है 12% का, तो इसके ऊपर हमारा ये आ गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है कंपनी में, कोई भी डिसीजन में दे डोंट हैव द वोटिंग राइट। ठीक है जी। उनके जो रेट ऑफ डिविडेंड होते हैं वो क्या होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं, वो मतलब चेंज नहीं होते ड्यू टू चेंजिंग द प्रॉफिट्स। क्लियर। एंड दे आर टेक्निकली दे आर द लोन प्रोवाइडर, they are not the owner to the business। चलेगा भाई। this is how the preference shares is being defined। आगे आए, प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं इक्विटी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये हो गया। अब हमको निकालना है BEPS, बेसिक इक्विटी पर शेयर्स। BEP बेसिक इक्विटी पर शेयर। तो बेसिक इक्विटी पर शेयर निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है जी, 196 डिवाइड बाय दिस। अगर इस पे किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लें। भाई ये जो आया, हम्म। ये जो इक्विटी अवेलेबल 196 वाला है दोबारा क्लियर करना भाई। ये सिर्फ इसका माइनस फिगर है, ये माइनस करने के बाद का रिजल्ट है। बट एग्जाम में जो ये नंबर्स है ना, ये नंबर्स ही निकालना अपने आप में मुश्किल काम है, क्योंकि वो हमने आपको एकदम सीधा सीधा एग्जाम्पल दिया, पर एग्जाम में आपको सीधा नहीं मिलेगा। एग्जाम में जो मिलेगा वो मिलेगा थोड़ा खतरनाक, और वो मिलेगा ऐसे, ऐसे लिखेगा 1 जनवरी you have you have 1000 shares। ठीक है। You have 1000 shares। 1 जनवरी को you have 1000 shares। आगे आ जाए, अगला बोलेगा 30 जून को you buy back 200 shares। फिर बोलेगा 1 अक्टूबर you reissue 5000 शेयर्स। तो अभी हम बताएं, कोई भी आदमी हमको बताएं कि टोटल इक्विटी शेयर कितना हुआ। 5,800।
अब बोलो 1000 लेस बाई बैक, यही ना, और ऐड न्यू शेयर्स, इज इट? ऐसे बोल रहे हो? माइनस करना है। आप ऐसे बोल रहे हो अनस भाई? यस, ऐसा ना। ऐसे नहीं चलेगा भाई, अगर मैं 200 ये गलत आप बताएं, ठीक है? तो सीएमए के एग्जाम में इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, और आदमी का पुरानी टेक्निक के हिसाब से वो क्या करेगा, दिस डिवाइड बाय दिस करेगा, और उसको एक ऑप्शन भी मिल जाएगा और टिक मार देगा, और वो हो जाएगा रॉन्ग। अभी आप बताओ कि ये जो शेयर आपने रखा है, ये जो 1000 शेयर्स जो आपने रखा है, वो आपके पास कितना महीने था? टेक्निकली कितने महीने था? 6 महीने। 6 मंथ नहीं, पहली वाली तारीख का जो माल है उसको आप रखोगे कि हाँ भाई ये मेरा 12 महीने तक चल रहा है। इसके अंदर जो, क्योंकि आप माइनस करके दिखाने वाले हो, और ये लिख के दिखाओगे, ये 200 के जो है ना वो 6 महीने तक इसको आप, हाँ ठीक है, पहला वाला आपको 12 महीने लिख के दिखा दो, दूसरा महीना आपके पास जो है वो कितने दिन के लिए, नहीं इसको आप एक काम करो, तो आप 800, यस, 800 को लिखो, पूरा 12 महीना था मेरे पास, और 200 को लिखो, मेरे पास कितना महीना था जी? 6 मंथ 6 था। महीने का। फिर लिखो 5000, कितना महीना था आपके पास? 3 मंथ्स। तो ये टोटल मंथ्स के फॉर्म में मेरे पास आ गया। अब हम इसको ईयर के फॉर्म में निकालेंगे, तो हम बोलेंगे जी मेरे पास जो इक्विटी शेयर जो था वो कितना था जी? 2150 था फॉर द होल पीरियड। थोड़ा कैलकुलेशन में आपका मन नहीं मान रहा होगा, फिर से बता रहा हूं। 800 शेयर्स पूरे साल आपने रखा, ठीक है? यानी इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू थी वो क्या थी? इसकी जो इक्विवेलेंट मंथ के ही कंटेक्स्ट में बात करें तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी थी? 800 थी। इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी थी जी? 200 थी। सॉरी, दिस डिवाइड 12, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितने की थी? 100 की थी। क्योंकि आपने बोला जी हम 6 महीना रख के बेचा है, तो उसकी जो टेक्निकल वैल्यू है वो क्या है? 100 के बराबर है। और ये चूंकि आपने सिर्फ 3 महीना अपने पास रखा है, तो इसकी टेक्निकल वैल्यू कितनी है आपके पास? सिर्फ 1250। ऑल टुगेदर आपके पास 2150 के नंबर ऑफ शेयर्स रहे ओवर द पीरियड, पूरे साल के लिए। क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो 1 जनवरी को इशू किया, उसको आपने 12 साल तक रखा, 12 महीने तक रखा, पूरा साल रहा, तो जो 1 तारीख का था पूरे साल रहा, तो उसकी मैंने एवरेजिंग कर दी। तो उसकी एवरेजिंग करी ये कि 12 महीने रखा, यानी उसकी जो ईयर की जो एक्चुअल वैल्यू थी वही 800 के बराबर थी, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हुई। लेकिन ये 200 शेयर को 6 महीना रखें या 100 शेयर को साल भर रखे, दोनों का मतलब एक होता है। तो इसका मतलब ये 200 शेयर जो हमने 6 मंथ में रखा, अगर उसकी एनुअलाइज्ड वैल्यू निकाली जाए तो वो सिर्फ 100 के बराबर होगी। और 5000 शेयर जो आपने 3 महीना के लिए इशू किया हुआ है,
जो 5,000 शेयर आपने इशू किया हुआ है वो 3 महीना के लिए, तो उसकी एक्चुअल एनुअलाइज्ड वैल्यू कितनी हुई है? सिर्फ 1250 है। तो उसको आप जब तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जी 2150। तो ये 2150 के कैलकुलेशन को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि ये आपको बहुत जरूरी है जानना, वरना आपका ईपीएस सब रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ईपीएस आपने निकाल लिया क्योंकि आपके पास स्ट्रेट इंफॉर्मेशन था। अगर आपके पास ये टाइप के इंफॉर्मेशन होंगे तो सबसे पहले आप जो इक्विटी पर शेयर निकालिएगा वो प्रॉपर पीरियड के बेस पे निकालिएगा, फिर उसके बाद उसको आप डिवाइड कीजिएगा किससे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि इसका अगर टेक्निकल इसका जो अगर आप ये पूछते हैं फार्मूला तो क्या होता है कि एपीएस इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इसको फार्मूला को हमने यूज करके निकाला है जी 19.68। बट आपको ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो एग्जाम में आ सकती हैं और आती हैं। अच्छा, हम जरा दोबारा एक्सेल पे जाना मेराज भाई। चलो, अगर इसका निकालना पड़े ईपीएस, ये जो भी आपने 2150 की फिगर निकाल ली, मान लो कि यही इंफॉर्मेशन है, ये हम भूल जा रहे हैं, यही इंफॉर्मेशन है। तो अब जब हम ईपीएस निकालेंगे तो ये वाला डिवाइड बाय ये करेंगे। अच्छा, जी, आपका अर्निंग पर शेयर कैसे निकला है वो आपने देख लिया। तो ये आपका अर्निंग पर शेयर के लिए जो था टोटल ये, अच्छा बेसिक नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। चलिए, आपके पास यही छोटा सा सवाल है, इसको ये वाला सवाल यहाँ से पढ़ना है। परफ्यूम कंपनी हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर। दे हैव द 10,000 they have 100,000 common equity share outstanding as on 1st July. The company issued the additional 80,000 shares on the 1st April. During the year, Perfume granted the option to the company president to purchase the 1,500 shares. During the company stock were traded on with these prices. Perfume had itna ka convertible bond debenture with 5% interest. The company had a 200 convertible preference dividend with the par value of 100 per shares. The from the net income इतना है, preference dividend amounting to इतना है। ये it's a very super type of question, इसमें आपके सारे concept clear हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम इसमें चेक करते हैं कि हमारा जो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे लिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या होगा। तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास, नेट प्रॉफिट हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जी? 3 मिलियन का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी? 3
मिलियन का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, हो गया। उसके बाद जब 3 मिलियन के हमने प्रॉफिट निकाल दिए है रिपोर्टेड, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना 600,000 था, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया जी 600,000 का। तो एक्चुअल में हमारे पास जो इक्विटी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हुई वो कितना, सॉरी, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर हुई वो कितना हुई थी, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गई जी 22.4 मिलियन, 2.4 मिलियन। अब बोल रहा है द कंपनी के पास इनिशियली द कंपनी हैज अ 100,000 कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। मैं मान के चल रहा हूँ जी 100,000 उनके पास था, एंड दैट इज फॉर द 100,000 कॉमन शेयर था। उसके बाद बोल रहा है द कंपनी ने एडिशनल इशू किया है 1 अप्रैल को, ठीक है, तो 1 अप्रैल को। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर परफ्यूम्स कंपनी granted an option to the company president to purchase 15,000 shares at 100 each. During the years, company stock were trading at the following price. 1 जनवरी 2016 को 130 पे प्राइस कर रही थी, 31 दिसंबर 2016 को 170 पे, और उसकी एवरेज प्राइस 170 थी। तो सबसे पहले उसने जो ऑप्शन दिया है वो कितने पे दिया हुआ है, 100 रुपए पे दिया हुआ है। उसने कितने में दिया हुआ है जी, 100 रुपए में। तो वो बंदा एक्सरसाइज करेगा ड्यूरिंग द ईयर द परफ्यूम granted the option to the president to purchase 15,000 at $100 each. During the year, the company stock were traded with the following information. Perfume had a 2 million convertible bonds for 5%. तो 2 million का 5% कितना होता है जी, 100,000, 100,000 होता है ना। उसके बाद कंपनी के पास 2 लाख कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स है जिसकी वैल्यू है 1 लाख का 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड है, यानी 2,000 का प्रेफरेंस शेयर्स है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए। एंड दैट पे 4% का डिविडेंड एंड ईच शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द 1 कॉमन शेयर। यानी अगर ये बंदा को अगर हमको एक्सरसाइज कर लेगा तो इसका जो शेयर जो काउंटिंग बनेगी वो बनेगी जी कितने की, हर एक शेयर के लिए 1 शेयर मिलेगा, यानी 2,000 के लिए 2,000। लेकिन ऊपर का जो बंदा अगर अपने एक्सरसाइज करेगा तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, वी विल लर्न दिस कंसेप्ट नाउ। उसको हम लोग डाइल्यूटेड बोलते हैं। जस्ट आई वांट टू शो कि उसके नंबर्स कितने बनेंगे। तो डिवाइड बाई 5। तो सबसे पहले इसके डिवाइड बाय 1000 करने से मेरे को नंबर्स पता चल जाएंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि इसको कितना इक्विटी शेयर मिलेगा। तो इसको जो इक्विटी शेयर मिलेगा वो मिलेगा जी 10,000 का, इसको जो इक्विटी शेयर मिलेगा प्रेफरेंस वाले को वो मिलेगा 2,000 का, क्योंकि दोनों के पास ऑप्शन है। अभी जितना इंफॉर्मेशन ऊपर में दिया हुआ उसके हिसाब से मेरे को बताना है। जो 1 लाख शेयर है वो पूरे 12 महीने तक होल्ड हुआ, इसका मतलब है कि उसकी जो एनुअलाइज्ड वैल्यू रही 1.2 मिलियन की हो गई। फिर उसके बाद जो 80,000 उसने इशू किया था, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाई कितने महीने के लिए, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 तक जोड़ना है। तो अप्रैल के बाद 1 अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 9 मंथ। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की वैल्यू लेंगे, डिवाइड बाई 12 कर लेंगे। तो इससे मेरे को पता चल जाएगा जी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमारे पास कितने शेयर्स अवेलेबल थे। तो अब हम जब अगर ईपीएस निकालेंगे, जिसको बेसिक ईपीएस बोलते हैं, तो बेसिक ईपीएस निकालने के लिए क्या करेंगे, 2.4 मिलियन डिवाइड बाई 160, यानी कि बेसिक ईपीएस जब मेरा निकलेगा तो वो कितना निकलेगा, 15 रुपए निकलेगा। बेसिक ईपीएस जब निकलेगा तो मेरा 15 रुपया निकलेगा। इसमें हमको लग रहा है कि आपको डाउट रहेंगे, थोड़ा एक बार पूछ लो भाई। वो जो नीचे वाला कॉलम है ना, जो नीचे वाला करा, ये वाला, ये अभी ये वाला, ये भी समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले का ये वाला पार्ट
ये बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन है, इसमें कोई डाउट है तो पूछे भाई। अभी तक हमने यही आपके साथ कवर किया और कुछ कवर नहीं किया। समझने में दिक्कत है तो बोले। सबके डाउट क्लियर है? काजल आपको क्लियर है? स्नेहल भाई आपके क्लियर है डाउट? हाँ सर। हाँ सर। चलो, एग्जाम में स्ट्रेट नहीं देंगे, एग्जाम में इस टाइप के लेवल के देंगे कि आपको खुद दिमाग मतलब आपके माइंड को एक ये देना पड़ेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन हमसे ये बोला है कि आपको इस तरह से सवाल करने हैं। ठीक है, आइए एक जो सबसे एग्जाम का जो सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट आप लोग करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द डाइल्यूटेड ईपीएस। पहले किसी को पता है कि डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है किसी को पता है? किसी ने फाइनेंशियल रिपोर्ट देखे हैं, वहां पे मिल जाते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि रिपोर्ट करना पड़ता है। नहीं सर। डाइल्यूटेड ईपीएस जो होता है वो इस तरह का, ये वुड बी सिचुएशन है। वुड बी सिचुएशन का मतलब आपने आपको एज इफ वाला कंडीशन देखते हो ना, कि अगर ये नहीं होता तो ये होता। ठीक है, तो उसको वुड बी सिचुएशन की तरह समझे। तो इस क्वेश्चन में दो बातें लिखी हैं, दोनों बातों से आपको समझना है कि क्या फर्क पड़ता अगर ये नहीं होता, क्या फर्क पड़ता अगर ये नहीं होता। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग्स है वहां से अब हम चलते हैं। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास? 3 मिलियन की है। अगर हम इसको बिफोर टैक्स चाहें, अच्छा इसमें बोला है कि 2000 कन्वर्टेबल डिबेंचर वाले आदमी हैं 100 रुपए करके, तो 2100 रुपए करके कन्वर्टेबल डिबेंचर वाले आदमी हैं, यानी उनके कन्वर्टेबल डिबेंचर की जो वैल्यू है 2 लाख है। और ये बंदे बोल रहे हैं, सॉरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वाले बंदे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई साहब मैं कन्वर्ट कराऊंगा अपना प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में। व्हाट दे वांटेड कि मैं अपना प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट कराऊंगा इक्विटी में। और इसके इनको हम जनरली डिविडेंड कितना देते हैं जी? डिविडेंड हम इनको 4% देते हैं। यानी कि 4% का मतलब कि अगर हम आपसे पूछे कि इसके लैंग्वेज में बताइए, एब्सोल्यूट नंबर्स में बताइए, तो आप बोलिएगा कि जी उनका डिविडेंड बनता होगा 8000। इनका डिविडेंड कितना बनता होगा जी? डिविडेंड अमाउंट के फॉर्म में कितना बनता होगा जी? 8000। अगर ये आदमी, ये बंदे अगर प्रेफरेंस शेयर में नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं होते, तो हम इनको क्या, हम इनको इक्विटी देते। हम इनको क्या देते जी? इक्विटी देते। हम इनको इक्विटी देते। तो आइए सबसे पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था, उसके पहले हमारे पास था अर्निंग फॉर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, EAR, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपने कैसे निकाल लिया था? आपने निकाला था 30 माइनस 6 करके, यानी 2.4 मिलियन लिया था आपने, तो 24 लाख होता है उसकी वैल्यू। 24 लाख ऐड करूंगा इसको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड को, बिकॉज दे आर सेइंग के मेरे को, मैं अब डिविडेंड शेयर नहीं, अब मैं प्रेफरेंस नहीं रहना चाहता, अब मैं इक्विटी में कन्वर्ट होना चाहता हूं।
तो मैं उनको ऐड करूंगा। जब ऐड करूंगा तो जो हमारा नेट प्रॉफिट, जो रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 1 जो होगा, अब वो एक्चुअल में कितना कंसीडर होगा जी, 2,04,08,000 हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि टैक्स कटने के बाद है, और टैक्स का रेट कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में टैक्स का रेट बोला है जी 30% है। तो अगर 30% के बाद ये है, तो अगर हम इनकम बिफोर टैक्स, क्योंकि ये रिवर्स कैलकुलेशन होता है, इनकम बिफोर टैक्स अगर हमें निकालना होता, इनकम बिफोर टैक्स यदि हमें निकालना होता, तो ये जो है 70% के बराबर है, इसलिए हम इनको 0.7 बोलेंगे, यानी कि 70% हम इनको कन्वर्ट कर ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज द 70% के बराबर है। अगर आपको चेक करना है तो देख लीजिए, इसका 30% मारिएगा और इसको इसमें से माइनस करके चेक कर सकते हैं आप। 24 में से ये गया, 34 में से ये गया, तो 24/8 बचेगा। तो यानी कि ये मेरा रिवर्स कैलकुलेशन है। फिर अब हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वाला बंदा बोला है कि साहब आई डोंट वांट टू बी द लोन प्रोवाइडर, आई वांटेड टू बी द इक्विटी शेयर होल्डर, आई डोंट वांटेड टू बी द लोन प्रोवाइडर। यानी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला जो बंदा है 2 मिलियन का, कन्वर्टेबल डेट का बंदा है 2 मिलियन का, 2 मिलियन के ऊपर उसका इंटरेस्ट कितना बनता है जी, इंटरेस्ट कितना बनता है, ये इंटरेस्ट का कन्वर्जन रेट क्या है हमारा, कन्वर्टेबल डिबेंचर का 5% का इंटरेस्ट रेट है। यानी कि इसका इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आएगा जी, 5% के हिसाब से 1 लाख का। यानी ये बोल रहा है कि साहब मैं आपसे 1 लाख का डिविडेंड नहीं लेना चाह रहा, तो मैं इसको कन्वर्ट करके बोलूंगा जी 1 लाख का डिविडेंड मैं नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि 1 लाख हम इसको नहीं दे रहे हैं, तो इसके कारण ये बोल रहा है हमको हमारी जितनी होल्डिंग है उसका हर डिबेंचर का मेरे को आप 5 शेयर दीजिएगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करके दे दीजिएगा जितना भी मेरा बनेगा। अगला बोल रहा है हर प्रेफरेंस शेयर का मेरे को आप कितना दे दीजिएगा जी, 200 दे दीजिएगा, सॉरी 2000 दे दीजिएगा। अब हम कहेंगे इंटरेस्ट अगर हमने एड बैक कर लिया तो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया, इंटरेस्ट एंड टैक्स आया हमारा 35,40,000, 35,40,000। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब चूंकि हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट वाला बंदा मना कर दिया, बोला हमको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तो नाउ इंटरेस्ट इज 0। अब मेरे लिए जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर टैक्स जो आ रहा है वो ये आ रहा है। नाउ आई एम सेइंग कि इसमें अब टैक्स कितना जाएगा, इस पे हमको देना पड़ेगा जी 30% का, क्योंकि गवर्नमेंट को रियायत नहीं है, तो ये 30% का मैंने टैक्स दे दिया। फिर मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, दैट इज 35 के माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया मेरा 2.4 मिलियन का। अब इसमें से जो हम प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, इसमें से 8,000 वाले को नहीं दूंगा, लेकिन बाकी का जो बंदा है, जो बाकी का जो 6 लाख का जो बंदा था, 6 लाख वाले में से 8,000 को नहीं देंगे। यानी इसका मतलब 6 लाख माइनस 8,000 वाले को नहीं देंगे। इसका मतलब कि हम कितना 5,92,000 का देंगे, 592,000 का हम प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। अब जो प्रॉफिट आया इक्विटी अवेलेबल, वो क्या आया जी, वो आया दिस माइनस दिस, यानी कि 18,96,000 का मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब जब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स में जो कॉमन शेयर वाले हैं, कॉमन शेयर का हमने वैल्यू निकाल लिया था। कॉमन शेयर की वैल्यू हमारी आई थी कितने की जी, कॉमन शेयर कितना हम होल्ड कर रहे थे, 160 का कॉमन शेयर था हमारा। उसके बाद कन्वर्टेबल डिवेंचर से कितना शेयर बन गया था, कन्वर्टेबल डिवेंचर से जो मेरे शेयर बने थे वो बने थे जी 10,000, और जो
जो प्रेफरेंस से हमको शेयर बने थे वो बने थे जी कितने, 2000। यानी अब जब रिवाइज्ड नंबर हमको मिलेगा तो 172 का मिल जाएगा। ये हमारे पास टोटल ऑफ इक्विटी मान लेंगे, 172 आ गया। अब जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकलेगा वो निकलेगा जी 186 डिवाइड बाई 172, यानी कि डाइल्यूटेड ईपीएस शेयर्स निकलेगा 10 रुपया 97 पैसा। और जो पुराना ईपीएस था मेरा वो था हमारा कितने का जी, वो जो हमारा था 10-15 रुपए का। डाइल्यूटेड ईपीएस मेरा कितना आया जी, 10 रुपया 97 पैसा, लेकिन हमारा जो बेसिक ईपीएस था वो था हमारा 15 रुपए का। तो ये कैलकुलेशन एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट करता है। डाइल्यूटेड $15,000 10,000 शेयर्स, we need to calculate the diluting effects. एक 60, 5,000, 2,000, ये 10,000 कन्वर्टेबल किसका है? ये 5,000 हमने नहीं निकाला था, तो ये 5,000 भी निकलेगा रे बाबा। तो ये बोल रहा है ऑप्शन के भी शेयर्स लेने पड़ेंगे। यानी कि 10,000, लेकिन उसके एवरेज लेने पड़ेंगे। डेटा एक्शन यानी कि ऑप्शन अब हमारे तो इक्विटी प्रेफरेंस कॉमन कन्वर्टेबल शेयर्स 8,000 प्लस, यानी कि हमारा 24,78,000 का हमारा
24 पैट प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये हमारा ये आ गया, मैंने टैक्स दे दिया, इस आ गया 24,78,000। अच्छा, ये 6 लाख के बारे में company holder reported preference dividend amounted to 6 lakhs. The convertible the company 8,000 ना ये 4% डिविडेंड 8,000 का ही हो रहा। dividend amounted to 6 lakhs। अच्छा, इसको बोला इग्नोर करो, तो इग्नोर दें 14 रुपये। एक छोटा सा इसमें करेक्शन है, that what is there, but I don't know why they have not taken the preference dividend balance. Share are deemed dilutives, the basic is to be increased. पहला, दूसरा और ए। देखिए, सबसे पहले मैं इसको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, हमारे पास जो बेसिक अर्निंग पर शेयर्स निकालेंगे उसमें तो ये वाले इंफॉर्मेशन यूज करने हैं। 3 लाख और प्रेफरेंस शेयर्स का 3 मिलियन है। 3 मिलियन में जो है 600,000 किसके हैं जी? प्रेफरेंस वाले हैं। कि यानी कि हमारे पास जो बचेंगे वो कितने बचेंगे जी? 24 लाख बच जाएंगे हमारे पास। क्या? इक्विटी अवेलेबल फॉर किसके लिए जी? इक्विटी अवेलेबल फॉर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बचेंगे। उसके बाद हमने 100,000 का जो भी ये हमारे पास जो इक्विटी इशू किया हुआ है वो पूरे साल के लिए मानेंगे। बाकी का जो 80,000 का इक्विटी है वो 9 महीने के लिए है, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को इशू किया था। तो उसका जो है दोनों के एवरेजिंग करने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 160,000। तो जो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे वो बनेंगे जी 160,000। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो 2.4 मिलियन डिवाइड बाय 160,000। अब बात आता है जी कि क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स है। बोला गया कि उसने एक अपने प्रेसिडेंट को बोला कि आपको मैं 15,000 शेयर्स दूंगा, 100 रुपए करके आप ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि जी उसको कितने शेयर्स दिए होंगे आपने कंपनी ने कितने शेयर इशू किए होंगे। तो उसके लिए जो लॉजिक काम करती है वो करती है कि उनको हमने 15,000 शेयर बाई करने का ऑप्शन दिया था और 100 रुपए करके हमने बोल दिया था जी बाई करने का। लेकिन उस दिन जो एवरेज प्राइस 150 की है, इसका मतलब कि हमने नंबर ऑफ शेयर्स जो उनको, क्योंकि हमको वैल्यू के फॉर्म में आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने कितने के मैक्सिमम उनको नंबर्स दिए होंगे, हम कितने वैल्यू के नंबर्स उनको दिए होंगे। तो हमने उनको जो वैल्यू के नंबर्स दिए होंगे वो एक्चुअल में 10,000 शेयर्स के वैल्यू के नंबर्स दिए होंगे। और चूंकि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं दिया हुआ है इसलिए वी हैव टू डू द एवरेजिंग। तो जब भी कोई डेट नहीं होता तो हम मान के चलते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो 10,000 है डिवाइड बाय 2 करेंगे यानी 5,000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। आइए उसके बाद दूसरे वाले लाइन पे बोलता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो बोलते हैं कि 2,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जो कि बोल रहे हैं कि जी हम जो है 100 रुपए वाले हैं, तो ये उनकी वैल्यू है। इनसे जो है हमको एक डिविडेंड का परसेंटेज पता चल जाएगा कि 4% के हिसाब से उनके डिविडेंड के अमाउंट क्या बनते हैं। तो उनके जो डिविडेंड के अमाउंट बनते हैं वो बनते हैं जी 8,000। पीछे बोल रहा है कि हमने 6 लाख दिया है, 8,000 का डिविडेंड का अमाउंट यहाँ पे बनता है। उसके बाद एक तीसरा लाइन पे बोलता है कि हमारे पास जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं 2 मिलियन के हैं, 2 मिलियन के हैं जिसका 5% का हमारा इंटरेस्ट जाता है। तो और साथ में उनको हर डिविडेंड के लिए हर डिबेंचर के लिए हम उनको 5-5 शेयर्स देंगे। तो हमारे पास जो 2,000 डिबेंचर्स बनेंगे, 100 रुपए वाला 1,000 के डिबेंचर्स थे, तो 1,000 के डिबेंचर थे, इसलिए हमने उनको बताया कि जी हमारे पास जो एक्चुअल बनेंगे वो बनेंगे कितने? 2,000 बनेंगे। यहाँ से डिवाइड बाई 1,000 की जगह तो 2,000। इन क्वेश्चन ने बोला कि जी उसको आपको देना पड़ेगा 5। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्विटीज आ जाएगी वो आएगी 10,000 की। तो 10,000 यहाँ से आया, 2,000 यहाँ से आया और 5,000 यहाँ से आया, यानी 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से
आ गया। हम यहाँ से तीनों इंफॉर्मेशन को लेके यहाँ से हमने नंबर्स कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास एक्चुअल में बेसिक इक्विटी के लिए नंबर्स क्या। तो एक साइड हमने पहले कैलकुलेट किया था, कन्वर्टेबल से 10,000 आ गए, प्रेफरेंस से हमको 2,000 के आ गए और ऑप्शन से 5,000 के आ गए। तो 177,000 के हमारे पास टोटल इक्विटीज आ गई जी। 177,000 की टोटल इक्विटीज आ गई। अब बात आती है जी कि हमने करना क्या है। तो हमने क्या किया, हमने रिवर्स कैलकुलेशन करना होता है कि पहले जो मेरा पास जो था वो 24 का था, ठीक है। मेरे पास कितना का था जी, 24 का था। अब मैं प्रेफरेंस शेयर्स जो है पूरे के पूरे ऐड कर दूंगा, पूरा का पूरा ऐड कर दूंगा 5 लाख का, ठीक है, 6 लाख का। उसके बाद 6 लाख का जब पूरे के पूरे ऐड करने का मतलब ये है कि जितना बंदा मतलब क्योंकि हमको इसको माइनस भी करना है, प्रेफरेंस भी देना है, तो ये पूरे के पूरे हमने ऐड कर देने हैं। और जिस वक्त मैं माइनस करूंगा उस पर एक्चुअल में मैं सिर्फ 592 माइनस करूंगा। तो हमारे पास 592 माइनस हो गया। तो पूरा पहले एक बार ऐड करना है ताकि हमको नेट प्रॉफिट आ जाए। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर टैक्स डालेंगे। टैक्स डालने के बाद जो इनकम बिफोर ये आ जाएगा, यानी फिर यहाँ पे आ गया ईबीआईटी। ईबीआईटी में अब हमने क्या देना है जी, अब हमने जो माइनस करना होता है वो माइनस करना था इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अब चूंकि हमारे पास यहाँ से अब हम रिवर्स कैलकुलेशंस यहाँ से आ गए कि हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, ऐड बैक कर दिया, जो आया मेरा ईबीआईटी आ गया। ईबीआईटी आने के बाद हमने इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है क्योंकि इंटरेस्ट इज 0 नाउ। उसके बाद ईबीटी बचा, ईबीटी के ऊपर हमने टैक्स दे दिया। टैक्स देने के बाद जो हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा वो ले लिया। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, जितना आदमी ने अभी तक कन्वर्ट नहीं कराया था उतने को तो हम डिविडेंड देंगे ही, तो हमने उतने को डिविडेंड देना होगा। 592,000 हमने डिविडेंड दिया। बाकी जो बचा वो बचा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर हमने उसको हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्विटीज थे उसको डिवाइड किया। इससे मेरे को ये पता चल गया मेरा डाइल्यूटेड कितना आया, 14 आया। तो हमारे लिए ये जो ऑप्शंस को कन्वर्ट करने का है एज अ कंपनी मेरे लिए अभी बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज हम अपने इक्विटी शेयर को पहले 15 रुपया दे रहे थे, अब वो कम होकर 14 रुपए का हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो काम होगा इससे उनकी जो अर्निंग्स होगी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपसे ये सवाल करके समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो डाइल्यूटेड का जो सवाल आता है वो एसए में भी आता है। ठीक है, वो आपसे बकायदा पूरा कैलकुलेशन मांगेगा एसए में। एसए में भी आएगा? इससे में आपसे पूरा एक टाइप के केस स्टडी ऐसा तो और एक बार आपका चाहिए। नहीं, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम इन द नेक्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक है, क्योंकि आई नो कि ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी था, तो आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, बट at least now you can do some of the question from the support package until 40-45 you can do that, because most of the things we have covered from the books. ठीक है, बाकी जो छोटे छोटे चीज हैं, पी रेशियो, ये सब चीज विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड कि 2 दिन लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको बाइंड अप कर सकते हैं। बट आप अंटिल 45 तक वो सपोर्ट के सारे सवाल कर सकते हैं। सपोर्ट के कितना नंबर पेज पे हमारे सवाल आते हैं जी? 1। ये सारे सवाल आप कर सकते हैं। एसिड टेस्ट, ये कौन है, क्या है, ये सारे आप सवाल कर सकते हैं। डेट इक्विटी कैसे काम कर रहा है, वो कंपनी में क्या क्या रेशियो पे आप अपने आंसर्स कर पाएंगे, ये सारे सवाल को अब आप एक बार नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग, क्योंकि आपसे एआर टर्नओवर, एपी टर्नओवर, ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो एटलीस्ट सर मेरे को इनमें से एक डाउट पूछना था, वो एक क्वेश्चन गया आगे अभी आपने निकाला था, वो कौन से वाला बोलिए? सर कुछ 32 नंबर है शायद, मेरे को याद नहीं नंबर। तो चलो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और वो था ये वाले हाँ सर, यही था। हाँ 34। चलो वो नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है सर, ओके।
क्योंकि ये सारी इन्वेंटरी टर्नओवर, ये सारे सवाल ऑलरेडी वी हैव डन इट। तो आई वांट कि हर बंदा एटलीस्ट इसको एक बार ट्राई कर सकता है अनटिल 50 तक। सर इसके आगे भी थ्योरी टाइप ही है, ज्यादा वैसे नहीं है, कुछ हाँ। है, पर बाकी थ्योरी है नीचे, तो वो भी हो सकता है। हाँ, मतलब अगर एक बार आदमी करे तो हो जाएगा, बट मैं 50 तक का टारगेट देता हूँ। अगर 50 तक कर लेते हैं तो ठीक, नहीं करे तो और बेहतर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अनस भाई, 50 तक कोशिश करेंगे क्या? इंशाल्लाह करेंगे। हाँ ठीक है, तो बाकी स्नेहल भाई बच करे गए, तो अच्छा है, नहीं करे तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप तो बस इसको ऑफिस में मत बोल दिया, वरना सारा काम खुद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर एक्सेल साइड कर देना। अरे इट्स बहुत इम्पोर्टेंट है आज का, तो आई कांट मिस। यस सर। Until 50, please try so that we can do it. After one more class, we will go for all the MCQs. Okay. Thank you very much. Good night. good night, thank you, bye bye।